इंडिया। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 701 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IAPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर वैदेही भट्ट मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बॉर्निंग हुसैन बियॉन्ड द रिपर्टरी, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू होलिस्टिक केस टेकिंग। मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। नो प्रॉब्लम। टुडेज अवर टॉपिक हम आज बात करने वाले हैं अबाउट दी बॉर्निंग हुसैन रेपर्टरी से परे समग्र केस लेने का एक दृष्टिकोण। आज हमारे डॉक्टर बॉर्निंग हुसैन का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। तो इसलिए आज के दिन सहानी सर की भी इच्छा थी और हम सबकी रहती है कि हम हमारे मास्टर के लिए कुछ कहे, कुछ सुने। तो आज का हमारा टॉपिक इसलिए बॉर्निंग हुसैन से रिलेटेड है। सो आज हम देखेंगे अबाउट दी अलग अलग तरह के केस टेकिंग के साथ हम बॉर्निंग हुसैन की मेथड को कैसे अपने मॉडर्न और अपने जो ट्रेडिशनल वे है, मतलब पारंपरिक और अभी आधुनिक जो केस टेकिंग है, उनका समन्वय करके कैसे हम अपनी होम्योपैथिक जो दवाइयाँ है उनका सिलेक्शन करके पेशेंट को दे सकते हैं। होम्योपैथी में हम केस टेकिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, महत्ता क्यों देते हैं? होम्योपैथी में केस टेकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हम सिर्फ दवाइयों का चयन नहीं करते, उसके साथ में हम जो पर्सन है उसके लक्षणों को दर्ज करने के अलावा उस संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। इसलिए हम इसको एक कला कहते हैं, इसको एक आर्ट कहते हैं। अगर हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करें, व्यक्तिगत उपचार की बात करें, तो होम्योपैथी में प्रत्येक रोगी की स्थिति भिन्न तरह से देखी जाती है। इसलिए हर एक केस में हमें एक विशिष्ट तरीके से उसको समझना पड़ता है, उस केस को लेना पड़ता है। उसके अकॉर्डेंस में उस पे आधारित हम समरूपता के सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमिलिया के अनुसार सही दवाइयों का चयन कर सकते हैं जो उनकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों का विश्लेषण करके सिलेक्ट की जाती है। तो अगर हम उनके लक्षणों का गहन विश्लेषण करें तो रोगी के मुख्य लक्षण के अलावा अगर उनकी प्रकृति है, आदतें हैं, जीवन शैली है, भावनात्मक परिस्थिति है, उसको भी हम ध्यान में रहते हैं। उसकी वजह से हम टेम्परामेंट, फिर उनकी डायथिसिस है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफ स्पेस है, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के उस रोग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है और तीव्रता कैसी है, ये समझते हैं। हम होम्योपैथ केवल बीमारियों का इलाज करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण, हॉलिस्टिक अप्रोच से जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं और उस पे आधारित हम हमारी रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका का उपयोग करके सही दवाइयों का चयन करते हैं। हम प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुकूल दवाइयां निर्धारित करने में केस टेकिंग की सहायता लेते हैं। रोग का मूल जानने के बाद ही हम उसको अच्छे से सही कर पाएंगे। इसलिए पहले तो रूट कोज यानी कि मूल कारण को जानते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव है, आहार है या कोई आनुवंशिक प्रभाव है, पुरानी बीमारियां है। तो रोग की जड़ तक जाकर उस जड़ को काट सकते हैं, हम उस जड़ को निकाल सकते हैं।
कई सारी पुरानी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज में, जटिल बीमारियों के मामले में केस टेकिंग से रोगी की संपूर्ण चिकित्सा इतिहास को समझने में मदद मिलती है और रोग की पुनरावृत्ति, रिलैप्स होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम रोक सकते हैं। केस टेकिंग से रोगी और चिकित्सक के बीच एक विश्वास और संवाद बेहतर होता है। रोगी खुलकर अपनी समस्या साझा करता है, जिससे अधिक प्रभावी उपचार संभव होता है। अगर हम बॉनिंग हुसैन के बारे में जाने, कौन नहीं जानता है उनको। बहुत सारी होम्योपैथी में चीजें उन्होंने दी है। हमारी रेपर्टरी की शुरुआत रेपर्टरी ही उन्होंने दी है, उसके बाद सारी रेपर्टरी आई है। तो बोनिंग हुसैन जो है वो नेदरलैंड, जर्मनी के वतनी थे। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट में, जर्मनी में। और उसके बाद उनको एक लैंड डायरेक्टर कमिश्नर की पोजीशन दी गई थी। उनका वनस्पति शास्त्र में बहुत इंटरेस्ट था, उसकी वजह से उनको बोटानिकल गार्डन का डायरेक्टर बनाया गया था मुंस्टर में। जब वो अपने ये सारी चीजें, मतलब जज है, ये बोटनिस्ट है, ये सारी चीजें के साथ एक पोजीशन पे जी रहे थे, तब उनको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ। ट्यूबरकुलोसिस को डॉक्टर्स ने इनक्योरेबल, मतलब ना मिटने वाली, ना सही होने वाली जटिल बीमारी बता के 1828 में उनको बताया गया कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तब बोनिंग हुसैन ने अपने फ्रेंड डॉक्टर को, जो एक डॉक्टर ए विनी, जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे उस जमाने के, जो वेस्टफिलिया में रहते थे, उनको बताया कि मुझे ये बीमारी हुई है। तो ये होम्योपैथिक जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनको पल्सेटिला दी और उससे उनसे उनका ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल सही हो गया। और वो एक होम्योपैथी के फर्म बिलीवर बन गए और होम्योपैथी के बारे में जानने की, समझने की, अभ्यास करने की उनमें एक जागरूकता आ गई। उनकी एक विश हो गई कि अभी मुझे होम्योपैथी के बारे में सब जानना है। और उनके बाद उन्होंने होम्योपैथी को थोरोली लर्न किया, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अपनी आगे की जो पूरी जिंदगी है, जो होम्योपैथी ने उन्हें गिफ्ट दी थी, वो पूरी जिंदगी उन्होंने होम्योपैथी के लिटरली वर्क देने में बिता दी। जो बॉनिंग हुसैन है वो एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है होम्योपैथी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें होम्योपैथी में दी है। उन्होंने सेल्फ रनिंग की थी, इसलिए हम उनको सेल्फ मेड होम्योपैथिक फिजिशियन के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम उनको फादर ऑफ रेपर्टरी भी बुलाते हैं। वो खुद डॉक्टर हनीमान जी के टच में थे और कई सारे नोटेबल होम्योपैथी के डॉक्टर्स के टच में थे। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो उस वक्त पे होम्योपैथी का बना था, वो एक होम्योपैथिक सोसाइटी की रचना करने में बॉनिंग हुसैन जी की अहम भूमिका रही थी, जो उन्होंने वेस्टफिलिया में 1848 1848 में बनाया था। वो बहुत सारी होम्योपैथिक सोसाइटी के मेंबर भी रहे थे। उन्होंने एक डिप्लोमा कोर्स भी किया था वेस्टर्न होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 1856 में। और वो उसके बाद एक नाइट ऑफ लीजियन ऑफ हॉनर का उनको एक खिताब दिया गया था बाय एम्परर ऑफ फ्रांस इन अप्रैल 1861। सो होम्योपैथिक रेपर्टरी का विकास डॉक्टर बॉनिंग हुसैन की पहली निर्माण की हुई होम्योपैथिक रेपर्टरी थी। उन्होंने लक्षणों को वर्गीकृत करने की विधि विकसित की थी, जिससे चिकित्सकों को दवाइयों का चयन करने में आसानी हुई, क्योंकि सभी लक्षण जो हमारे मटेरिया मेडिका में दिए गए हैं वो हम सारे याद नहीं रख सकते। इसकी वजह से ये एक छोटी सी इंडेक्स जैसी रचना उन्होंने की थी, जो दवाइयों का चयन करने में होम्योपैथिक डॉक्टरों को सुविधा देती थी। उनकी पहली प्रसिद्ध रेपर्टरी थी द थेरापेटिक पॉकेट बुक। कई सारे ऐसे केसेस है, उसको सॉल्व करने में हम अभी भी थेरापेटिक पॉकेट बुक का यूज करते हैं। नेक्स्ट,
रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, जिसमें होम्योपैथिक दवाइयों की प्रभावशीलता और गहराई का विशेष विश्लेषण किया गया था। उन्होंने समग्र केस टेकिंग की अवधारणा दिखाई थी। उन्होंने रोगी के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान रखने की सलाह दी थी। केस टेकिंग में संपूर्ण व्यक्ति को समझने का बल दिया था, न केवल लोग के लक्षणों पर ध्यान दिया था। उनका दृष्टिकोण सिम्टम्स टोटालिटी पर आधारित था, जिनमें रोगी के लक्षणों को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता था। औषधीय लक्षणों का निर्माण करने में उन्होंने सामान्य, विशिष्ट, मानसिक व शारीरिक वर्गों में लक्षणों को बांटा था और उन सब लक्षणों को साथ में लेके दवाइयों का चलन करना चाहिए और रोगी के लक्षणों को मिला के सभी लक्षणों को मिला के एक सटीक दवा का चयन करने में मदद करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने समझाया था, जिसे हम लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, लॉ ऑफ एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए उन्होंने 7 पॉइंट्स ऑफ केस टेकिंग दिए थे। जो 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो था रोगी का स्वभाव और संवेदनशीलता जाननी, यानी कि मेंटल सिम्टम्स, नेचर ऑफ द पेशेंट हमें लेने हैं। रोग के मुख्य लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डिजीज है, वो हमें लेने हैं। मानसिक और भावनात्मक स्थिति जाननी है। पर्यावरण और मौसम का प्रभाव जानना है, क्योंकि वो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोर्स के जैसे काम करता है। भोजन की पसंद नापसंद जाननी है। पुरानी बीमारियों का इतिहास जानना है, क्योंकि वो पेशेंट की टेंडेंसी यानी कि तासीर बताते हैं। पारिवारिक लोगों का प्रभाव जानना है, क्योंकि वो जेनेटिक टेंडेंसीज दिखाते हैं। बॉनिंग हुसैन ने ये सारे लक्षण लेने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को भी 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें थी पर्सनालिटी ऑफ द पेशेंट, peculiarity of the complaint, seat of the disease, concomitant symptoms, causation, modality of time and modalities of circumstances। जैसे हमने देखा, रोगी का स्वभाव, रोग के मुख्य लक्षण, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, पर्यावरण, मौसम का प्रभाव, भोजन की पसंद नापसंद और पुरानी बीमारियां। उन्होंने एंटीसोरिक का उपचार अवधारणा को बढ़ावा दिया था। उन्होंने डॉक्टर हनीमान की सोरिक थियरी को आगे बढ़ाया, एंटीसोरिक दवाइयों के उपयोग को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने रेपर्टरी में इसको शामिल किया। मटीरिया मेडिका में उन्होंने विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों के व्यापक विश्लेषण किए, औषधियों के प्रभाव को लक्षणों के अनुसार व्यवस्थित किया, जिससे चिकित्सकों को बेहतर मार्गदर्शन मिला। उन्होंने होम्योपैथी को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने में मदद की। उन्होंने उनके कार्यों को यूरोप और अन्य देशों में होम्योपैथी को मान्यता दिलाई। बॉनिंग हुसैन ने बहुत सारे लिटरली वर्क दिए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी है अबाउट मेडिसिन। बहुत सारा जो उनका वर्क है हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। द क्योर ऑफ कोरेला एंड इट्स प्रिवेंशन, ट्रांसलेटेड फ्रॉम pamphlet, highly recommended for use of camphor. Repertory of antisoric medicine with preface by Hahnemann. Summary view of chief sphere of operation of the antisoric remedy and their characteristic peculiarity and appendix to their repertory. An attempt at homeopathic therapy of intermittent fever, because intermittent fever उस टाइम पे बहुत prevalent था. So contribution to knowledge of the peculiarities of the homeopathic medicine, homeopathic diet and complete image of disease from vertigo to mental disposition, then homeopathic manual for the non-medical public, repertory of medicine which are not antisoric, then he given us that non-antisoric repertory, then attempt at showing relative kinship of the medicines, that is the concordance of homeopathic materia medica, which has very much importance. It make us understood about the relation of the medicines. Then therapeutic manual for homeopathic physicians for the use at sick bed and study of materia medica pura, the two sides of human body and relationship homeopathic study,
homeopathic treatment of whooping cough in various forms, the aphorisms of Hippocrates with notes of homeopath, then attempt at homeopathic therapy of intermittent and other fevers, especially for would-be homeopaths, second augmented and revised editions. Then, apart from this, he has contributed immensely to the homeopathic magazine of his time. तो उस समय पे कई सारी मैगजीन लिटरेचर होम्योपैथी के बारे में बाहर आ रहे थे, कई सारे आर्टिकल आ रहे थे जो पब्लिक के लिए, जो वहाँ के लोगों के लिए एक अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ा रहे थे होम्योपैथी के बारे में। तो बहुत सारा लिटरेचर, मैगजीन और न्यूज़पेपर में भी बोनिंग हुसैन ने दिया है, जैसे कि रीप्रूफ, स्मेलिंग ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिस्ट, देन concerning the curative effects of thuja in smallpox, hypotensis, horse suffered from cough, Hepar sulf 200, Calcarea 200, cure the case, horse bed cold, Rustox 200, cure the bed cold. Then lameness in hoof of horse, sulfur 200, Brownia alba, Rustox, no relief but arsenic 200 cured, followed by the sulfur 200. So-called dog epidemic, Rustox 200, Kalikap 200, wind dropsy of cow, Colchicum 200, after birth of cow, sickle cord 30 and Sabina 30, and pig had eruptions. So इस तरह से हम जान सकते हैं कि वेटरनरी होम्योपैथी अभी चयन में है और चलन में है, ऐसा नहीं है। सालों पहले बोनिंग हुसैन ने बहुत सारा लिटरेचर है वो वेटरनरी होम्योपैथी के लिए दिया हुआ है। Epistolary of the communication, then Ardia of Systema nosogicum, then typhoid fever and hypotency, traumatic elements and hypotensis. Case of 23 patients has been described how 200% potency cured the case with indicated remedies. Concerning the duration of action, जो अलग अलग विभागों में है, क्लास 1 to क्लास 5 में, ब्रीफ एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स जैसे एकोनाइट, कैमोमिला, सेकंड में अनिका ब्रायोनिया, थर्ड में मीडियम ड्यूरेशन जैसे कि बेलाडोना, डेल्कामरा, एनाकार्डियम, डस्टॉक्स, 4 में लॉन्ग ड्यूरेशन एल्यूमिना, कार्बोवेज, आर्सेनिक, और 5 में मोस्ट लॉन्ग कंटिन्यू एक्शन लाइक कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, सेपिया. Something concerning to the genuine ginseng root, concerning the relative value of symptoms, and something about borax, concerning some of the rare varieties of the expectoration, has given a repertory of characteristic of expectoration. Something concerning whooping cough, has given a therapeutic on the whooping cough of following drugs: Carbovich, Sina, Cupromet, Drosera, Ferrum metallicum, Hepar sulf, Pulsatilla, and Baratrum. Aluminum metallicum, describe how the aluminum metallicum has cured the TAPS dorsalis, eye complaints, inguinal hernia, chronic cough, skin disease, abdominal pain with constipation and paraplegia. TAPS dorsalis and aluminum metallicum. The vegetable alkaloids, he is in opinion that alkaloids are not to be used in homeopathic drugs because it won't give us any guarantee. The advantages of high potency, efficacious, more penetrative, can be used in chronic disease, and it is for curative purpose but not for palliation. The contribution to the judgment concerning the characteristic value of symptoms, concerning philosophia, means mania for drinking, opium, belladonna, ignatia, has been suggested. The long duration of the action, my treatment of membranous crop, then ginseng high potencies, then the value of high potencies, M of psychosis, concerning motion and rest, then clinical observation, 3 precautionary rules of Hahnemann, then antisoric medicine to be prescribed in 2 small dose, the wrong choice of medicine, and the exercise hurry does not allow. Warning the simillimum of the dose.
Hahnemann's doses of medicine, the physician record book, cure of animals with hypotensis, experience and hypotensis, on toothache and acid by human 1835 before Allopathic Medical Society of Munster published in American Journal of Homeopathy. From a letter of Counselor C.V. Bonnie Hussain in Munster to doctor's staff, homeopathic diet and sketch of a complete image of the disease so as to make possible its cure by homeopathy. Bonnie Hussein's last work, few suggestions for the gradation of the symptoms, the side effects of the body and drug affinities have been discussed. So these are ये सारी चीजें हैं जो डॉक्टर बॉनिंग हुसैन ने हमें दी है। तो इतना सारा लिटरेचर वर्क, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारी बुक्स, इतना कुछ बॉनिंग हुसैन जी हमें दे के गए हैं। इतनी उनकी पूरी जो लाइफ है उन्होंने होम्योपैथी को डेडिकेट की है और हम बीइंग अ मॉडर्न होम्योपैथ उसमें से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। केस लेने की पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम तुलना करें तो होम्योपैथी में केस टेकिंग रोगी के लक्षणों और उसकी संपूर्ण स्थिति को समझने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दिस पारंपरिक एंड आधुनिक दृष्टिकोणों में कुछ मूलभूत अंतर है जो चिकित्सा पद्धति के विकास और तकनीकी प्रगति के कारण उभरे हैं। जैसे पारंपरिक दृष्टिकोण की हम विशेषताएं देखें तो रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व और संवेदनशीलता का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सक का अनुभव और अवलोकन सबसे महत्वपूर्ण होता है। रोगी और चिकित्सक के बीच विस्तृत संवाद पर जोर दिया जाता है। रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका के माध्यम से दवा का चयन किया जाता है। उसकी प्रक्रिया में रोगी का विस्तृत इंटरव्यू लेना, चिकित्सक रोगी से उसके मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक लक्षणों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। रोग का गहन विश्लेषण करने में रोगी की जीवन शैली, आदतें, खान पान, जलवायु प्रभाव आदि को ध्यान में रखा जाता है। रेपर्टरी का मैनुअल उपयोग, चिकित्सक पुस्तकें और अपने अनुभव के आधार पर लक्षणों का विश्लेषण करता है। दवा का चयन चिकित्सक अपने ज्ञान, अध्ययन और अनुभव के आधार पर होम्योपैथिक औषधि का करता है। उसकी कुछ सीमाएं भी है। यह प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। चिकित्सक की व्यक्तिगत समझ पर अधिक निर्भरता होती है जिससे त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। रेपर्टरी और केस रिकॉर्ड मैन्युअली बनाए जाते थे जिससे दस्तावेजीकरण कठिन होता था। तो अभी अगर हम आधुनिक दृष्टिकोण तो देखें तो उसकी विशेषताएं में हम तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं और केस टेकिंग में व्यक्तिगत और आनुवंशिक कारणों को शामिल किया जाता है। डिजिटल रेपर्टरी और होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर जो अभी बहुत सारे हैं, रडार, मैक, कंप्लीट, डायनेमिक के लक्षणों का विशेष संश्लेषण किया जाता है। रोगी के माइंड बॉडी का कनेक्शन को अधिक महत्व हम देते हैं। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, रोगी की केस हिस्ट्री को हम डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं जिसमें लक्षणों के विश्लेषण और दवाई का चयन कंप्यूटर के प्रोग्राम के सहारे से किया जाता है। साइकोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर का अध्ययन, रोगी की मानसिक स्थिति, आनुवंशिक प्रवृत्तियां और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन हम करते हैं। तेज और प्रभावी केस टेकिंग डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर के कारण रोगी के लिए सबसे उपयुक्त दवा कम समय में चुनी जा सकती है। इसके बहुत सारे लाभ हैं क्योंकि इसकी वजह से सटीकता में वृद्धि हुई है। डेटा संचालित विश्लेषण के कारण बेहतर दवाइयों का चयन करना संभव हुआ है। समय की बचत होती है जो मैनुअल रेपर्टरी की तुलना में कंप्यूटर रेपर्टरी अधिक तेज है। रोगी की व्यापक प्रोफाइलिंग, मानसिक, भावनात्मक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। उसमें कुछ चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। तकनीकी उपकरणों पर अधिक निर्भरता होने से
चिकित्सकों का अनुभव और अवलोकन करने की क्षमता कम हो सकती है। कुछ मामले में रोगी के साथ चिकित्सक की व्यक्तिगत बातचीत की कमी हो सकती है। डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर की लागत अगत अधिक हो सकती है। तो अगर हम दोनों का साथ में देखें दृष्टिकोण, पारंपरिक और आधुनिक, तो दृष्टिकोण में पारंपरिक में रोगी के लक्षणों पर पूरा आधार रहता है और आधुनिक में हम डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस कर पाते हैं। रेपर्टरी का उपयोग मैनुअल रेपर्टरी होता है पारंपरिक में, जब अब हम भी कंप्यूटर रेपर्टरी का यूज कर रहे हैं। दवाइयों का चयन जो चिकित्सक के अनुभव और अध्ययन पे निर्भर करता था, अभी वो अल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। अधिक समय लेने वाली पारंपरिक प्रक्रिया की कंपेयर में कम समय में सटीक परिणाम हमें मिल रहे हैं। व्यक्तिगत और रोगी के बीच विस्तृत संवाद होता था, जो अभी नहीं हो पा रहा है। चिकित्सक की व्यक्तिगत समझ पर बहुत सारी त्रुटि निर्भर करती थी। तो तकनीकी सहायता से अधिक सटीकता, लेकिन उपकरणों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो अगर हम पारंपरिक दृष्टिकोण की जो अच्छी चीजें हैं, जैसे चिकित्सक का अनुभव, अध्ययन, जैसे चिकित्सक रोगी के बीच का विस्तृत संवाद, जैसे व्यक्तिगत समझ, ये सारी चीजें अपने आधुनिक दृष्टिकोण में आधुनिक टूल्स और डिजिटल टूल के साथ जोड़ दे तो एक अच्छा केस हम ले पाते हैं। अगर हम रेपर्टरी से आगे देखें, रेपर्टरी पे ही डिपेंड नहीं रहे, तो रेपर्टरी को अगर हम देखें तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, वो हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारा समय बचाती है और दवाइयों का चयन करने में सहायता करती है। बट सिर्फ रेपर्टरी पे निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि रोगी की संपूर्ण स्थिति को समझना भी जरूरी होता है। अगर रेपर्टरी को हम इतना महत्व देते हैं, तो उसका उद्देश्य है रोगी के लक्षणों को एक व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करना, चिकित्सकों को एक सटीक दवा के चयन में सहायता करना, मटीरिया मेडिका में मौजूद विभिन्न दवाइयों के लक्षणों की तुलना करना और जटिल मामलों में रोगी के लिए सबसे उपयुक्त दवाइयों का चयन करना। हम रेपर्टरी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? तो प्रभावी केस टेकिंग रेपर्टरी एक चिकित्सक को रोगी के लक्षणों का गहन विश्लेषण करने में मदद करती है। बड़ी संख्या में दवाइयों की तुलना करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है। लक्षणों के आधार पर सही औषधि खोजने में मदद करती है और चिकित्सकों के लिए एक सुसंगठित मार्गदर्शिका का प्रदान करती है, जिससे चिकित्सा प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक बनती है। पर उसकी बहुत सारी सीमाएं भी है। रोगी की समग्र स्थिति को अनदेखा अगर हम कर दे, रेपर्टरी में केवल लक्षणों पर केंद्रित होती है, जबकि होम्योपैथी में हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति का भी महत्व होता है। जैसे केवल लक्षणों के आधार पर दवाइयों का चयन करने से कई बार सही दवा नहीं मिल पाती है। और जो हर एक रोगी होता है, प्रत्येक रोगी होता है और अद्वितीय होता है, इंडिविजुअल होता है। तो रेपर्टरी में सुविदित लक्षण सामान्यीकृत होते हैं, जबकि प्रत्येक रोगी की व्यक्तिगत संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है। मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का गहन विश्लेषण करने के लिए केवल रेपर्टरी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। केवल रेपर्टरी का उपयोग करने से गलत दवाइयों का चयन करने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ जो चिकित्सक हैं हमारे, वो सिर्फ रेपर्टरी पे जो निर्भर करते हैं और मटेरिया मेडिका का अध्ययन नहीं करते हैं, जिससे उनके उपचार में कमी आती है और उनका उपचार उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। होम्योपैथी केवल लक्षणों के आधार पर रोग का उपचार नहीं करती है, बल्कि समग्र स्थिति को ध्यान में रखती है। तो समग्र दृष्टिकोण के कई सारे महत्वपूर्ण घटक है, जैसे मानसिक लक्षण है, जैसे रोगी की भावनात्मक स्थिति, भय, तनाव, इच्छाएं, सपने आदि। शारीरिक लक्षण, रोगी की ताकत, रोग की तीव्रता, भूख, प्यास, नींद। आनुवंशिक प्रकृतियां, पारिवारिक इतिहास, आनुवंशिक प्रभाव, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव, रोगी की जीवन शैली, वातावरण, आहार आदतें। समग्र केस टेकिंग रोग के मूल
कॉजेटिव फैक्टर जानने में, पहुंचने में और स्थायी उपचार प्रदान करने में हमें हेल्प करती है। रोगी के व्यक्तिगत स्वभाव प्रकृति के आधार पर दवाइयों का चयन करना जरूरी होता है। सिर्फ शारीरिक लक्षणों पर हम दवाइयों का चयन करके नहीं दे सकते। तो समग्र केस लेने की हम क्या अवधारणा ले सकते हैं, क्या हम उसमें शामिल कर सकते हैं? होम्योपैथी में समग्र केस लेने का उद्देश्य केवल रोग के लक्षणों पर केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करना है। यह दृष्टिकोण रोग के मूल के कारण को समझने और व्यक्ति विशेष के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार निर्धारित करने में सहायक होता है। अगर हम देखें तो लक्षणों पे ध्यान दें तो पारंपरिक केस टेकिंग में रोग के लक्षण और समग्र केस टेकिंग में स्वास्थ्य प्रकृति और व्यक्ति का अध्ययन। अगर पारंपरिक पद्धति देखें तो केवल रोग का उपचार, समग्र केस टेकिंग में रोगी के शरीर और मन को संतुलित करने पर ध्यान। रेपर्टरी पे आधारित दवाइयों का चलन पारंपरिक पद्धति में, समग्र केस टेकिंग में रेपर्टरी के साथ साथ हमें मटीरिया और रोगी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करना है। रोगी की भूमिका केवल शारीरिक शिकायतों का वर्णन देना, वो पारंपरिक केस टेकिंग का पार्ट है। अगर हम समग्र केस टेकिंग देखें तो उसकी पूरी जीवन शैली, भावनाएं और मानसिक परिस्थितियों को हमें समझना होगा। अगर हम मेंटल पहलू के बारे में सोचें तो रोगी का स्वभाव, चिड़चिड़ापन, चिंता, भय, आत्मविश्वास की कमी आदि, सोचने की प्रवृत्ति, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन में तनाव और उसकी प्रतिक्रिया, स्मृति, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक पहलू में आसानी से नाराज होना, भावुक हो जाना, पारिवारिक सामाजिक भावुकता, डर, दुख, ईर्ष्या, गुस्सा की भावनाएं। शारीरिक पहलू में देखें तो भोजन की आदतें, संरचना, भूख, प्यास, पसंद, नापसंद, नींद की गुणवत्ता, पैटर्न, मौसमी या पर्यावरण संवेदनशीलता, पुरानी बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जीवन शैली, आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को देखें तो उसमें सारे जो पर्यावरणीय घटक है उसका विश्लेषण किया जाता है। जीवन शैली, लाइफस्टाइल में रोगी की दैनिक दिनचर्या, कार्यशैली, शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, योग, खेल, खान पान की आदतें, आहार संबंधी समस्याएं, नींद की पैटर्न और आराम की स्थिति। उसके साथ में आनुवंशिकता में मधुप्रमेह है, उच्च रक्तचाप है, मानसिक विकार है, कोई विशिष्ट प्रकार के रोग और संवेदनशीलता है, रोग प्रतिकारक क्षमता का स्तर कम है। पर्यावरणीय प्रभाव अगर हम देखें तो रोगी के रहने का स्थान, शहर है, गांव है, प्रदूषित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जलवायु, मौसम के प्रति उनकी संवेदनशीलता कैसी है, कार्यशीलता का प्रभाव, तनावपूर्ण वातावरण है, शारीरिक श्रम है या मानसिक कार्य है, मानसिक का तनाव के स्रोत, पारिवारिक तनाव है, कार्यस्थल पर दबाव है या आर्थिक समस्याएं है। समग्र केस टेकिंग में हम ये सारी चीजें लेते हैं, उनका क्या हमें लाभ होता है, उससे हम सटीक दवाइयों का चलन कर पाते हैं। व्यक्ति विशेष पर केंद्रित करके हम उनके स्वभाव को जान के व्यक्तिगत चिकित्सा दे सकते हैं। दीर्घकालीन लाभ होते हैं क्योंकि हम रोग के मूल को जानकर, समझकर यह समस्या दोबारा न हो उस तरह से दवाइयों का चयन करते हैं, तो रोग को दूसरी बार होने की संभावनाएं कम हो जाती है। शरीर और मन का संतुलन करवाते हैं जिससे व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधारा होता है। ये सारे समग्र दृष्टिकोण के लाभ है जिससे हम अधिक सटीक और प्रभावी उपचार लेते हैं, जिसमें रोगी के मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और पर्यावरणीय पहलू को गहन विश्लेषण किया जाता है। यह केवल लक्षणों को दबाने की चीज नहीं है, यहाँ मूल कारण को समझ के उसका समाधान जाना जाता है। व्यक्ति विशेष के अनुसार दवाइयों का चयन किया जाता है और रोगी के पूरे स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे जो डिजीज है, जो रोग है, वो पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जाती है। व्यक्ति की जरूरत के अनुसार हम दवाइयों का चयन करते हैं, ना कि व्यक्ति की सिर्फ
जो प्रकृति है उसको जाने बगैर दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों पर देते हैं, उसकी व्यक्तिगत प्रकृति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों को समझ के दवाइयों का चयन करते हैं। तो दीर्घकालीन और संपूर्ण उपचार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है और यहाँ साथ ही क्रॉनिक बीमारियां जैसे कि माइग्रेन, जो गठिया व गाउट, जो स्किन डिजीज है, त्वचा के रोग है, मानसिक तनाव है, पाचन संबंधी समस्याएं है, जो ज्यादा मानसिक परिश्रम से पाचन की समस्याएं होती है, उसके उपचार में विशेष रूप से प्रभावी होता है। ये समग्र दृष्टिकोण केवल लक्षणों को दबाने के बजाय रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारने पर केंद्रित होता है। यह अधिक सटीक और व्यक्तिगत और दीर्घकालीन उपचार प्रदान करता है, जिससे रोगी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। इसलिए होम्योपैथी में समग्र केस टेकिंग को प्राथमिकता देना अधिक प्रभावी और रोग मुक्त जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे हम देखें कि हमारे ये एग्जाम्पल लिया है हमने केस का, एक मेल पेशेंट 44 इयर्स का आया था, मैरिड था, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। उनको दर्द हो रहा था पेट में 4 घंटों से, और पेशेंट 4 घंटों से चिल्ला रहा था क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी पेट में और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। ये दर्द सुबह से शुरू हुआ था और वो जब क्लिनिक में आया था चिल्लाते हुए आया था, पेट को पकड़ते हुए आया था कि मुझे सही करो। सुबह उनको 2 बार वॉमिटिंग भी हुई थी और अभी नोजिया आ रहे थे और डकारें आ रही थी और बिटर जो इरेक्टेशंस थे वो हो रहे थे। वो कुछ पानी या जो फूड है वो उनका पेट में नहीं रह रहा था, जो खा रहे थे वो निकल जा रहा था। अभी जो उनको पूछा गया उसमें हमें पहचान में आया कि उन्होंने अगले दिन रात को अल्कोहल लिया था और कुछ खाना पीना नहीं खाया था और सुबह से यह दर्द शुरू हुआ है। और थोड़ा सा पानी या कुछ खाने के बाद उनको थोड़ा सा सही लग रहा है, पर उसके बाद फिर से उनको उल्टी हो जा रही है, वोमिट हो जा रही है या डकारें आ रही है, तो जो उन्होंने खाया है वो निकाल दे रहे हैं और उसकी वजह से फिर से दर्द बढ़ जा रहा है और दर्द की वजह से वो चिल्ला रहे हैं। और उसके साथ में अगर हमें कुछ देखने को कंप्लेन में नहीं मिला था तब, हाँ, एक पास हिस्ट्री हमने ली थी तो उसमें टाइफाइड था, फैमिली हिस्ट्री में मदर को डायबिटीज था, पर्सनल हिस्ट्री अगर हमने ली तो उसमें उनकी एपेटाइट थर्स्ट सब अभी तक तो नॉर्मल थे, यूरिन और बोवेल में कोई कंप्लेन नहीं थी, चिली पेशेंट था, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज था। अगर हम उनके मानसिक परिस्थिति को सोचे तो अभी तो जैसे मैंने कहा कि वो चिल्लाते हुए आए थे कि पेट दर्द का कुछ करो, तो पेट दर्द के दर्द की वजह से ये जो उनको सुबह पेन स्टार्ट हुआ उसकी वजह से वो डर गए थे कि उनको क्या हुआ और वो चिल्ला ऐसे रहे थे कि इसको ठीक करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो हमने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में एक्यूट डिजीज में रखा क्योंकि सडन पेन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ऐसी कोई पेन की हिस्ट्री नहीं थी। जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट पुअरली बिल्ट था, लीन थीन था और हल्का सा डार्क कॉम्प्लेक्शन था उनका, पल्स 90 पर मिनट और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो 110/70, रेस्पिरेटरी रेट बढ़े हुए थे 20 थे। सीएनएस में वो कॉन्शियस थे, चिल्ला रहे थे, हम जो बोल रहे थे वो सुन पा रहे थे, जवाब दे रहे थे, चिल्लाते हुए जवाब दे रहे थे, तो ओरिएंटेशन था। जब इंस्पेक्शन किया एब्डोमिनल तो अम्बेलिकस में कोई डिस्टिंक्शन, कोई स्कार, कोई पिगमेंटेशन नहीं था। पाल्पेशन में थोड़ी सी टेंडरनेस दिखी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पर लीवर और स्प्लीन में कोई मेगाली या कोई बढ़ावा, कोई चेंजेस नहीं था। पेनक्रियास की कोई तकलीफ हमें दिखी नहीं, क्योंकि अल्कोहल से एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का भी अटैक आ सकता है, पर अभी इस केस में हमें कोई ऐसी चीज लगी नहीं कि ये पेनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट है।
परकशन में थोड़ा सा टिम्पैनिक साउंड और लीवर डलनेस लग रही थी, पर लीवर में हिपेटोमेगाली जैसा कुछ नहीं था। ऑस्कल्टेशन में पेरिस्टाल्सिस थोड़े से बढ़े हुए थे और सीबीएस में ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था। S1 S2 हम सुन पा रहे थे। तो अगर हम पूरा जो केस देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि बोनिंग हुसैन का जो अप्रोच है उसमें थोड़े से भी सिम्टम्स है उसको लेके हम सही दवाइयों का चयन बोनिंग हुसैन जी की रेपर्टरी से कर सकते हैं, और उसमें जो दवाइयों का चयन होता है वो बहुत परफेक्ट, बहुत सचोट रहता है और रिजल्ट देता है। जब हमारे पास अगर कोई पेशेंट की जो तकलीफें है वो कम है, क्योंकि हम अभी पेशेंट के पास जब वो चिल्ला रहा है बहुत सारी चीजें नहीं पूछ सकते, और अभी जो उसकी दिक्कत है वो हमें सही करनी है। तो हमने लोकेशन लिया स्टमक, सेंसेशन डाला बर्निंग, जो जलन हो रही थी, फ्रोदी वोमिटिंग थी, अल्कोहल लेने के बाद ये सब हुआ था, पेशेंट चिल्ला रहा था कि मैं मर जाऊंगा, बिटर इरेक्टेशंस आ रहे थे, कुछ खाने के बाद कम हो रहे थे पर खाना पेट में टिकता नहीं था। अभी जो दर्द स्टार्ट हुआ था उस वजह से पेशेंट डरा हुआ था, तो फियर ऑफ डिजीज ड्यू टू सडननेस ऑफ द कंप्लेन हमने ली, क्योंकि हम जनरलिटी पे हर एक चीज को लेते हैं बोनिंग हुसैन के अप्रोच के अकॉर्डेंस में। तो यहाँ पे जनरलिटी में माइंड में हमने सडननेस ऑफ कंप्लेन्स, फियर ऑफ डिजीज लिया और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन लिया, और उसके बाद केस को इवेल्युएट किया। जैसे हमने इवेल्युएशन में लिया शाउटिंग एज इफ गोइंग टू डाई, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ अल्कोहल, sensation of burning in stomach as if there is fire, terrorized by suddenness of complaints, fear of disease, frothy vomiting, orbital irritations। तो अभी हम देखें तो साउटिंग इफ गोइंग टू डाई ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स है विद कॉन्कोमिटेंट एलिमेंट्स फ्रॉम पॉजिटिव फैक्टर में आता है, सेंसेशन कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन, टू मार्क इंटेंसिटी, कैरेक्टराइज बाय सडननेस ऑफ कंप्लेंट मेंटल सिम्टम में, और फ्रोदी वॉमिटिंग और साउर बिटर इरेक्टेशन ये कॉमन सेंसेशन है जो फिजिकल पर्टिकुलर में आते हैं। तो हमने रूब्रिक सिलेक्ट किए, माइंड स्ट्राइकिंग, माइंड डिल्यूजन, डाइंग हीज, जनरलिटी में से फूड एंड ड्रिंक्स में से अल्कोहल ड्रिंक्स, एलिमेंट्स फ्रॉम पेन बर्निंग एज फ्रॉम ए बर्न, माइंड फियर टेरर, माइंड और डिजीज ऑफ इम्पैंडिंग स्टमक वॉमिटिंग टाइप ऑफ फ्रोदी, स्टमक इरेक्टेशंस टाइप ऑफ बिटर श्योर। तो इसके आधार पे हमें मेडिसिन्स मिली है नक्समोमिका, एपिस मेलिफिका और वेरेट्रम अल्ब। आफ्टर जब हमने ये मेडिसिन्स मटीरिया मेडिका, जैसे हमने कहा कि आप सिर्फ रेपर्टरी के बेस पे कोई भी दवाइयों का चयन ना कीजिए, और रेपर्टरी में से जो हमको ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स मिलती है उसको मटीरिया में से देखिए फिर चयन कीजिए। तो उसके बेस पे हमने सिलेक्ट की नक्समोमिका, और नक्स वोमेगा हमने दी वाटर पोटेंसी में हाफ एन आवर ली, और उसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे 50% पेन बेटर हुआ, वोमिटिंग बंद हो गई थी आफ्टर 3 डोजेस। तो हमने जो 1 घंटे पे दवा हाफ एन घंटे पे दी थी पहले दिन, वो दवाइयों को हमने 2-2 घंटे पे देना शुरू किया दूसरे दिन। दूसरे दिन के बाद जब पेशेंट आया तो उसमें उनकी जो चिल्लाहट है, पेन है, वो तो पहले दिन के बाद ही खत्म हो चुका था, पर अभी उनको पेन में भी बहुत फायदा था, इसलिए हमने और डोज कम कर दिया और नक्समोमिका को 3 टाइम 4 दिनों के लिए दे दिया। उसके बाद में पेशेंट को जब हमने बुलाया 4 दिन के बाद, तो अभी उनको भूख लग रही थी, थोड़ा थोड़ा बीच में पेन हो रहा था पर खाने पे ठीक लग रहा था, वोमिटिंग और नोजिया नहीं था। तो हमने नक्स वोमिका 2 बार कर दी, और वो भी सिर्फ 4 दिनों के लिए, और फिर एसएल पे पेशेंट को छोड़ दिया। अभी जब पेशेंट 15 दिन के बाद आया तब बोल रहा था कभी कभार पेन हो रहा है, और जो खाने के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर जब बर्निंग पेन हो रहा है, ज्यादा है, तो आप एसओएस ये नक्सवोमिका का सिंगल डोज
लो, नहीं तो हमने पेशेंट को सिर्फ एसएल दे रखी थी फॉर 20 डेज। सो यहाँ पे जब वो पेशेंट आया था, वो एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आया था, पैनिक स्टेट में था। फिजिकल डायनेमा हम ऐसे थे कि ऐसे एक्यूट कंडीशन, एक्यूट एब्डोमेन की भी कंडीशन हो सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती है। अपेंडिक्स हो सकता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, टॉर्जन ऑफ गॉल ब्लैडर हो सकता है, या तो हम देखें कि पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ कोई लीवर की तकनीकी तकलीफ हो सकती है। तो हम थोड़ा सा डर भी गए थे कि भाई ये केस ले नहीं ले, क्योंकि सडन ऑनसेट ऑफ पेन था और इमरजेंसी जैसा दिख रहा था। पर जब हमने साइन एंड सिम्टम और सब ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि ये केस जो है वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का है। तो इसके ऑब्जर्वेशन के बेस पर और पेशेंट को सुनने के बाद, उसके रिएक्शंस देखने के बाद और रेपर्टाइज करने और मटीरिया के रेफरेंस के बाद, हमने नक्समोमिका सिलेक्ट की, जो सब चीजें कवर कर रही थी। सिर्फ फिजिकल नहीं, उनके मेंटल सिम्टम्स भी कवर कर रही थी। सो नक्समोमिका को इसलिए हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया हाफ एन आवरली इन दी वाटर। जब तक प्रिस्क्राइब किया तब तक पेशेंट, हमने पेशेंट को बोला कि जब तक आपका दर्द कम नहीं हो रहा है या आपका चिल्लाहट बंद नहीं हो रही है, आपको आधे आधे घंटे पे ये दवाइयाँ लेनी है। सो अगर हम बर्निंग हुसैन के दिस अप्रोच की बात करें, तो उसकी मदद से हम पूरा केस समझ पाते हैं। उसकी मदद से हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो पता चलते हैं। उसकी मदद से जस्ट अ सेकंड सर। हाँ, बीच में रुकने के लिए माफी चाहती हूँ। तो बोनिंग हुसैन का जो अप्रोच है, इसकी मदद से हम ये समझ पाते हैं कि ये केस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है। वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि कोई भी सिचुएशन है जिसमें कम डाटा अवेलेबल है हमारे पास, तो उसका उपयोग हम कैसे करें और कैसे उस कम डाटा की मदद से भी हम रिजल्ट दे सकते हैं और पेशेंट का कॉन्फिडेंस है वो गेन कर सकते हैं। तो बोनिंग हुसैन ने कभी भी हमें माइंड को इग्नोर करने के लिए नहीं कहा है। जैसे हम मानते हैं कि बोनिंग हुसैन ने फिजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, पर उन्होंने कभी भी माइंड को इग्नोर करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पेशेंट का कोर देखना है, आपको उसके अंदर एंटर होना है, तो सारी चीजें समझ के आप उनके लिए दवाइयों का चयन कर पाओगे, तभी सिमिलैरिटी तक पहुंच पाओगे। तो उसके बेस पे डॉक्टर एच ए रॉबर्ट ने कहा है, फॉर अ ब्रीफ एंड comprehensive classification of the homeopathic symptomology for therapeutic purpose, no plan has ever been devised superior or equal to that of बोनिंग हुसैन। जैसे बोनिंग हुसैन ने सब चीजों को कवर किया है, उस तरह से किसी ने भी अभी तक सिम्टम्स को थेरापेटिक पर्पस के लिए कवर नहीं किया है। सो रेपर्टराइजेशन के वक्त बोनिंग हुसैन के अप्रोच को हम सिंथेसिस रेपर्टरी के चैप्टर जनरल से भी कनेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादातर सिंथेसिस रेपर्टरी का यूज करते हैं। तो बोनिंग हुसैन ने कोई पर्टिकुलर को महत्व दिया ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ जनरलिटी को महत्व दिया है, ये हम सब जानते हैं। पर बोनिंग हुसैन ने हनीमान जी की थियरी को फॉलो करते हुए पेशेंट को एक पर्टिकुलर चीज और पार्ट न देखते हुए पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेने के लिए हमें समझाया है। तो इस तरह से अगर हम लेने जाए एवरी सिम्टम को, हम अगर पार्ट की जगह पे एज ए होल, एज ए मेन देखें, तो कई सारी दिक्कतें भी आती है, क्योंकि सब चीजों का हम जनरलाइज सेंसेशन में नहीं डाल सकते हैं। तो जनरलाइज चैप्टर अगर हम रिफर करें, तो जनरलाइज चैप्टर से हम पर्टिकुलर चैप्टर में जा सकते हैं। नहीं तो सिंथेसिस की मदद से हम लोग, सिंथेसिस रेपर्टरी की मदद से हम लोग बोनिंग हुसैन का अप्रोच है उसको डाल के मेडिसिन का चयन कर सकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है
डिफरेंट मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस है, बहुत सारी डिजिटल टूल्स है, रेपर्टरीज है जिसमें हम केस को ले सकते हैं। और उसमें मेंटल इमोशनल जनरल सिम्टम्स कैंट ने बताया है, ऐसे डॉक्टर कैंट ने बताया ऐसे। फिजिकल जनरल को भी हम डिफाइन करके मोडालिटी कॉन्कोमिडेंट सब डाल सकते हैं। एंड बोनी हुसैन के केस में जो लॉट ऑफ फिजिकल्स है, उसके साथ में ये समझते हुए बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है जो जिसको बोगर और फाटक ने समझा है, तो उस अप्रोच को समझ के हम दवाइयों का चयन कर सकते हैं। तो अभी हम कैंटियन स्टाइल से भी जाए तो जो हम जानते हैं पर्टिकुलर टू जनरल है, और बोनिंग हुसैन का जनरल टू पर्टिकुलर की जगह पे ग्रांड जनरलाइजेशन है। तो हम अगर देखें तो दोनों को मिला के हमें कंप्लीट सिम्टम्स चाहिए, जिसमें अभी का जो डोगमा है, जो सारी चीजें अलग अलग हमें देखने को मिलती है, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके दोनों अप्रोचेस से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, और दोनों को मिला के हम एक मेडिसिन का, सचोट मेडिसिन का चयन कर सकते हैं। हेलो। जी थैंक यू सर। सो मच। इसका लेक्चर था। हेलो। क्वेश्चन हो तो आप हाँ गायत्री जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट। मैं बॉनिंगसन रिपर्टरी को कहता हूँ कि ये हम लोग का एक ऐसा फार्मूला है। मैंने जैसे कहते हैं ना, हम लोग अलजेब्रा में एक फार्मूला थे, उससे हजारों सवाल को बनाते थे, तो उसी तरह जी से मैं सर। समझता हूँ कि बॉनिंगसन रिपर्टरी जो है थेरापेटिक पॉकेट बुक्स अपने आप में एक फार्मूला है। और जी उस सर। फार्मूला का अगर आप अध्ययन करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं इसके आधार पर, तो बॉनिंगसन का रिपर्टरी का आपको देख सकते हैं। फ्रॉम कहते हैं ना कि एक छोटे से पिन से लेकर के बड़े बड़े हवाई जहाज, यानी कि छोटे से छोटे बीमारी से लेकर के बड़े से बड़े बीमारियों का भी इलाज बॉनिगसन के रिपोर्टरी के, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ये पॉकेट बुक्स है। छोटा में देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत ही विशाल और बहुत ही गंभीर ये विषय होता है। तो कहते हैं जी गागर सर, के चार सागर। अलग अलग चीजें भी हमें मिल जाए तो दूसरी रेपर्टरी की मदद से हमें दवाइयों का चयन करने में तकलीफ होगी, और एक दवाइयों का चयन करके बीटीपी भी हमें दे देगी कि ठीक है ये दवाई दो, और उसका रिजल्ट आता है और आता है। एक तो आप जानते होंगे ना कि जितने भी रिपर्टरी बने हैं, इवोल्यूशन ऑफ रिपर्टरी देखेंगे, तो सारे जी सर। रिपर्टरी का आधार जो है सो बॉनिगसन हाँ, वो रिपर्टरी। बोनिंग हुसैन की रेपर्टरी है सर। कैंट ले ले या कोई भी रेपर्टरी ले ले, सारी रेपर्टरियों का आधार बीटीपी भी है। लिप्टे का एक था, आपको शुरू में एक रिपर्टरी थी और उसके आधार पर भी लोग करते थे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो हेलो। आई थिंक सर के तरफ से नेटवर्क इशू हो रही स्कैनिंग को भी काफी इन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ में हम लोग का समय पूरा होता है। हम लोग जी इसे सर। करते हैं और सेशन को समाप्त करते हैं और आगे इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। तो थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ओवर टू द इंग्लिश सेशन।